हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। एक्चुअली ये एक बीमारी नहीं है, ये एक संक्रमण है जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। और इस संक्रमण का नाम क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ का नाम क्या है? एड्स, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। क्या है? एड्स। ठीक, सबसे पहले जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है यार? इसके फुल फॉर्म से ही आपको पता चलेगा कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। और आज हम लोग इस वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे कि एड्स क्या होता है, कैसे होता है, किसके वजह से होता है, हमें पता कैसे चलता है कि हमें एड्स है, और इससे बचने के क्या कोई उपाय है भी या नहीं है। क्या कोई होम ट्रीटमेंट से बचा जा सकता है या फिर कोई मेडिकल केयर ट्रीटमेंट से बचा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म का बात करें यार, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो वर्ड सिंड्रोम है ना, इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इसका मतलब ही क्या होता है यार? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। और इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इसमें हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? डिस्ट्रॉय होने वाला है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या होने वाला है? वीक होने वाला है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? हमें बहुत सारी बीमारी। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक, ये जो एड्स है एक कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, मतलब ये कोई जन्मजात रोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आप पैदा होते हो तो आपको ये हो जाता, नहीं। ये एक बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है इसको होने के। तो ये क्या है? एक कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज। अब ये कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी मदर को एड्स है तो उसका अगर बेबी हुआ तो उसको चांसेस नहीं होंगे। हालांकि 99% केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर हुआ तो वो कॉन्जेनाइटल में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो मदर से फीटस के अंदर अगर आया कभी भी तो कॉन्जेनाइटल में काउंट हो जाएगा, लेकिन जनरली ये एक कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। सबसे पहले एड्स को कब देखा गया यार? एड्स कब पाया गया? 1981 में। कब? 1981 में सबसे पहले एड्स को देखा गया। मजे की बात क्या है कि ये होता किसके वजह से? क्या ये एड्स किसी एक पर्टिकुलर पैरासाइट की वजह से होता है, या फिर किसी वायरस की वजह से होता है, या फिर किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये जो एड्स है हमारे किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। ये जो इम्यून सिस्टम है ना यार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे याद आया, कहाँ गया? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार? प्रतिरक्षा प्रणाली। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक, तो ये आपका जब कमजोर हो जाता है तो आपको बहुत तरह की बीमारी होने लगते हैं। ठीक है, ये बीमारी होता किसके वजह से है? ये बीमारी होता किसके वजह से? तो आरएनए रेट्रोवायरस की वजह से। किसके वजह से? आरएनए रेट्रोवायरस। अब ये आरएनए रेट्रोवायरस क्या है? तो इस आरएनए रेट्रोवायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? और एड्स वायरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्स वायरस। या फिर इसी को एक और नाम क्या देते हैं? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। क्या बोलते हैं? जो HIV बोलते हो ना, उसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। क्या? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। तो इसी HIV वायरस के वजह से क्या होता है? हमारा एड्स होता है। और एक बात यार, ये जो आरएनए रेट्रोवायरस है, इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि ये जो आरएनए रेट्रोवायरस है, तो क्या इसका आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है? तो क्या बोलोगे तुम कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये आरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, तो इतना को आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं क्या कि ये जो HIV वायरस है ये आखिर में है क्या। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट करना शुरू करेंगे। मैं मिटा रहा हूं।
अब बात करते हैं क्या कि ये HIV है क्या, व्हाट इज HIV। क्वेश्चन मेरा क्या है, व्हाट इज HIV। तो HIV के बारे में मैंने क्या बोला कि एक एड्स वायरस है जो कि इसका रियल नेम क्या है, RNA रेट्रोवायरस। इसको हम लोग ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन तुम क्या दोगे कि वैसा वायरस जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, HIV। तो क्या बोलेंगे, वायरस दैट डिस्ट्रॉयज आवर इम्यून सिस्टम। वैसा वायरस जो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को डिस्ट्रॉय करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HIV। अब ये HIV कैसे फैल सकता है, क्या पानी, किसी के जूठा पानी पीने से फैल सकता है, या फिर किसी को किस करने से फैल सकता है, किसी को हग करने से फैल सकता है। तो देखो यार, ये बेसिकली तुम्हारे बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। कैसे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अब वो बॉडी फ्लूइड्स जरूरी नहीं है कि ब्लड होगा, ब्लड तो होगा ही, इसके अलावा और क्या हो सकता है यार, सीमेन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हम ट्रांसफर करते हैं अपना सीमेन, उसके थ्रू भी हो सकता है। और मेजर HIV के फैलने के कारण क्या है ना, होमोसेक्सुअल सेक्स, जैसे मैन सेक्स कर रहे, एनल सेक्स, उसके वजह से मेजरली ये फैलता है। होमोसेक्सुअल सेक्स की वजह से ज़्यादा फैलता है। दूसरा क्या हो, तीसरा रीज़न क्या हो सकता है यार, वेजाइनल, या फिर वेजाइनल क्या, और एक दूसरा नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, वेजाइनल फ्लूइड के वजह से, वेजाइनल फ्लूइड के वजह से भी हो सकता है, या फिर रेक्टल फ्लूइड के वजह से। ये जो दूसरा नाम मुझे याद नहीं आता है क्या है, रेक्टल फ्लूइड के वजह से भी हो सकता है। और किसके वजह से हो सकता है यार, ब्रेस्ट मिल्क के वजह से हो सकता है। मान लो कि बेबी हो चुका है और मदर को एड्स हो गया, बेबी हो चुका है, मदर को एड्स हो गया, तो बेबी फीड कर रही है ना अपने मदर फीड कर रही है ना अपने बेबी को, तो उससे भी क्या हो सकता है तुम्हारा HIV। देखो, जिस व्यक्ति के अंदर HIV नहीं होगा उसके अंदर एड्स नहीं हो सकता। ऐसा देखो, HIV बॉडी के अंदर जाते जाते ही एड्स नहीं कर देता है, वो बॉडी के अंदर जाता है, उसका रेप्लिकेशन होता है। इसके बारे में आगे अभी देखने वाले हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर HIV वायरस है उसको एड्स होगा ही। हाँ, उसके अंदर HIV वायरस है और उसको एड्स कब होगा, जब वो HIV वायरस उसके DNA जीनोम में जाके अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेगा और अपना जो है फैमिली बढ़ाएगा वहाँ पे, तब जाके किसी को एड्स होगा। तो और क्या मजे की बात यार कि ये जो हमारा HIV वायरस है ये एयर और वाटर से नहीं फैलता है। वायरस डज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर और वाटर। ठीक, ये वाटर और एयर से भी नहीं फैलता है। अभी तक कोई भी मेडिकल क्योर नहीं है किस चीज़ का, HIV का। अभी तक कोई भी क्योर नहीं है। इसको अब यार लिखेंगे, फिर मैं वो बात जो बोलना चाह रहा हूँ वो बोलूँगा। वीडियो पॉज करेंगे और इसको आप लोग नोट करेंगे। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एड्स का कोई क्योर नहीं है, लेकिन कुछ मेडिकल टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम क्या है इसको पूरी तरीके से, देखो एड्स ठीक नहीं कर सकते हो, लेकिन जिसको हुआ है कुछ मेडिकल टेक्निक्स के हेल्प से उस व्यक्ति के लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ठीक तो नहीं कर सकते हो। साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं, अभी तक इसका कोई वैक्सीन भी नहीं बना है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि नो क्योर ऑफ एड्स, कोई एड्स का क्योर नहीं है, लेकिन कुछ मेडिकल टेक्निक्स, मेडिकल केयर से हम लोग इसको क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। और वो मेडिकल केयर कौन सा है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये वो मेडिकल टेक्निक है, ये वो मेडिकल केयर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं यार, किसी भी पर्सन के अंदर का जो एड्स HIV वायरस का कंडक्शन या सीरियस हो रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक
कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और मजे की बात क्या है ना यार कि ये जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, बिना किसी ट्रीटमेंट के अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हो, मान लो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो किसी के अंदर HIV है और तुमको पता नहीं चला और तुमने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, क्या होगा ना कि ये HIV एक सीरियस कंडीशन बना देगा और उसी सीरियस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, एड्स बोल रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ विदाउट, बिना इसके ट्रीटमेंट के, तो क्या होगा, विदाउट इंक्लूडिंग ये रेट्रोवायरल थेरेपी अ पर्सन with HIV human immune deficiency virus is likely to develop, क्या डेवलप कर लेगा यार, अ सीरियस कंडीशन, डेवलप अ सीरियस कंडीशन, और वो सीरियस कंडीशन क्या है यार, एड्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, एड्स कोई एक बीमारी नहीं है, ये क्या है, संक्रमण है। क्या है ये, एक संक्रमण है जिसके वजह से हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वीक होने के वजह से हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत सारी बीमारियों को झेलने की कैपेसिटी खो देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसको आप लोग नोट करेंगे। देखो यार, अगर किसी को एड्स है, इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक। क्या बोल रहा हूं मैं, इफ एड्स डेवलप, अगर एड्स हो जाता है इसका मतलब क्या है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है। इट मीन्स वीक इम्यून सिस्टम, ठीक, उसका इम्यून सिस्टम क्या हो गया यार, वीक हो गया। और वीक हो गया तो इससे घाटा क्या हुआ कि अब हमारा बॉडी जो वायरल जो अदर इन्फेक्शन है उसको झेल नहीं पाएगा। नो लॉन्गर फाइट ऑफ, किससे नहीं लड़ पाएगा यार, मोस्ट डिजीज और इन्फेक्शन से, ऑफ मोस्ट डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर क्या होगा कि हमारे बॉडी में वो बहुत सारे क्या कर देगा, इन्फेक्शंस क्रिएट करने लगेगा। क्या कर देगा, जिस इंसान के अंदर जाएगा, मेक्स पर्सन वल्नरेबल टू, किस चीज़ के लिए वल्नरेबल कर देगा, अ वाइड रेंज ऑफ इलनेस, टू अ वाइड रेंज ऑफ इलनेस। इसके वजह से क्या हो सकता है यार, ये वाइड रेंज ऑफ इलनेस क्या क्या हो सकता है, आपको निमोनिया हो सकता है, ठीक, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है भाई, निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, और क्या, कैंसर भी हो सकता है। तो देख रहे हो, ये एड्स कोई एक बीमारी नहीं बल्कि क्या है, संक्रमण है। और क्या हो सकता है यार, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है आपको, जिसको एनसीईआरटी ने टॉक्सोप्लाज्मा लिखा है। इस टॉक्सोप्लाज्मा का मतलब क्या है, ये ब्रेन इन्फेक्शन होता है, किसके वजह से, किसी पैरासाइट के वजह से। ये क्या है, अ ब्रेन इन्फेक्शन। आपकी एनसीईआरटी ने टॉक्सोप्लाज्मा तो लिख दिया है, लेकिन उसके बारे में नहीं लिखा किसके वजह से होता है। तो मैं बता रहा हूं कि एक दिमाग का इन्फेक्शन है, किसके वजह से हो रहा है, एक पैरासाइट की वजह से। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ पैरासाइट, एक पैरासाइट की वजह से ये होता है, ठीक है। और क्या, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है आपको, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब क्या है यार कि बहुत तरह तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं अगर आपके बॉडी के अंदर HIV इंटर कर गया है। वो इंटर करके हमारे बॉडी के जो CD4 सेल्स होते हैं, जो CD4 सेल्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय करने लगता है, उनके काउंट को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। इसके वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और दैट्स वाई क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में तरह तरह के बहुत सारे डिजीज होने लगते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं कि ये जो HIV वायरस है ये फैलता कैसे है। तो अब बात किसके बारे में करने वाले हैं हम कि ये HIV फैलता कैसे है। लेकिन यार उससे पहले एक वर्ड जो तुम्हें देखने मिलेगा, एनसीईआरटी में तो देखने नहीं मिलेगा, लेकिन
एनसीईआरटी ने इस वर्ड के बारे में एक लाइन लिखा हुआ है, वो क्या है? विंडो पीरियड। क्या है? विंडो पीरियड। ये विंडो पीरियड क्या है यार? ये विंडो पीरियड टाइम बिटवीन क्या है? एक्सपोजर टू एचआईवी एंड व्हेन इट बिकम्स डिटेक्टेबल इन द ब्लड। मतलब जैसे मैंने वहां पे क्या बताया था यार, कि जब तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया इंटर कर गया तब से लेकर के जब तक तुमको सिम्टम्स नहीं आते हैं तब तक के बीच के पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे विंडो पीरियड बोलेंगे। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन इसका? कि टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू एचआईवी, टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू एचआईवी एंड when it is detectable in our blood, तो इसी बीच के उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड। अब ये विंडो पीरियड क्या है? फ्यू वीक से, फ्यू मंथ से, फ्यू ईयर्स तक हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है? ये फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स। अब ये मंथ क्या हो सकता है? 21 टू 90 डेज तक हो सकता है ये पीरियड। और ये ईयर्स वाला पीरियड 5 से 10 साल। अब देखो ना यार कि 5 से 10 साल लग जाते हैं एचआईवी होने से लेकर और एड्स के सिम्टम आने तक में। तो कितना बड़ा अंतर है। अगर जल्दी देखो, जल्दी अगर तुमने बॉडी में डिटेक्ट कर लिया कि तुम्हें लग रहा है कि एचआईवी है, तो तुम उसको कुछ मेडिकल टेक्निक्स की वजह से, जैसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की वजह से क्या है, उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक तो नहीं कर सकते हो लेकिन कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन तुमको 10 साल बाद पता चल रहा है, तब तक तो कांड कर चुका है। 10 साल बाद पता चल रहा है मतलब बहुत सारा वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके वहाँ पे अपना फैमिली बढ़ा लिया होगा। ठीक है, तो ये है हमारा विंडो पीरियड, जो कि एनसीईआरटी में वर्ड नहीं दिया है लेकिन इसके बारे में एक लाइन लिखा हुआ है सबसे नीचे में, राइट साइड पेज में सबसे नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। फिर अब हम देखते हैं कि ये इसका स्प्रेड होने का रीज़न क्या है। तो बात करना है किसके बारे में? हाउ एचआईवी स्प्रेड्स। हाउ एचआईवी स्प्रेड्स, फैलता कैसे है? देखो यार, एचआईवी से इन्फेक्टेड होने के लिए हमारा ब्लड इन्फेक्टेड होगा, या फिर सीमन इन्फेक्टेड हो सकता है, या फिर मैंने जब आपको बताया क्या कि वेजाइनल सिक्रीशन की वजह से हो सकता है। तो ये कोई भी फ्लूइड अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से किसी नॉन इन्फेक्टेड या फिर अनइन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में जाता है, तभी हमें क्या है? एड्स होने के चांसेस होते हैं। जो सबसे मेन रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है, वो क्या है? बाय हैविंग सेक्स। बाय हैविंग सेक्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्टेड होने के। अब वो वजाइना के थ्रू हो सकता है, या फिर एनल सेक्स के थ्रू हो सकता है, या फिर ओरल सेक्स के थ्रू हो सकता है। अगर आप ऐसे पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो जो एचआईवी से इन्फेक्टेड है, तो आप उसके थ्रू वेजाइनल के ओपनिंग के थ्रू हो सकता है, ओरल सेक्स के थ्रू हो सकता है, एनल सेक्स के थ्रू हो सकता है। मेजरली जो होता है होमोसेक्सुअल सेक्स के वजह से ये एड्स फैलता है। तो ये जो वायरस है ये हमारे माउथ सोर्स के थ्रू भी, टीयर्स के फॉर्म में भी, जैसे मन बस फ्लूइड के थ्रू हमारे अंदर ये आ जाता है। तो मेजर रीज़न क्या है? हैविंग सेक्स। दूसरा मेजर रीज़न जो बताते हैं वो क्या है? बाय शेयरिंग नीडल्स। बाय शेयरिंग नीडल्स। ठीक है, मान लो कि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति के अंदर नीडल डाल दिया गया है और सेम नीडल तुम्हारे अंदर डाला गया है, तो इस केस में तुमको एचआईवी फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसी का एक बीमारी भी हो जाता है, क्या उसको क्या बोलते हैं यार? हेपेटाइटिस बोलते हैं। हाई रिस्क होता है किस चीज़ का? हेपेटाइटिस का। ठीक, तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की वजह से भी हो सकता है, जैसे ब्लड ट्रांसप्लांट होता है। ठीक, चौथा क्या हो सकता है यार? डिलीवरी या फिर प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, डिलीवरी ऑफ बेबी, प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग, इसके वजह से भी हमारा ये एचआईवी हो सकता है। मान लो कोई इन्फेक्टेड मदर है, वो अपने बेबी को मिल्क फीड करा रही है, तो क्या है? हाई चांसेस है किस चीज़ के? कि वो अपने बेबी के अंदर फैला ठीक। लेकिन देखो यार, ये वजह हो सकते हैं तुम्हारे एचआईवी के फैलने के, लेकिन
HIV स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने से नहीं फैलेगा, किसी को हग करने से, किसी को हाथ मिलाने से, किसी को किस करने से नहीं फैलेगा। हाँ, फ्रेंच किस के थ्रू फैल सकता है। नॉर्मल किसिंग से HIV नहीं फैलता है। अगर तुम फ्रेंच किस कर रहे हो, NCERT ने भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम कहीं चिक पे किस कर रहे हो उसके वजह से नहीं होगा, लेकिन अगर तुम फ्रेंच किस करते हो तो उसके वजह से चांसेस ज़्यादा हैं किस चीज़ के, कि तुम्हें HIV हो सकता है। पानी हवा की वजह से ये नहीं फैलता है, ठीक है। सलाइवा, टीयर्स और पसीना की वजह से नहीं फैलता है, क्योंकि अगर मान लो कि तुम्हारा पसीना है और उस पसीने में इन्फेक्टेड ब्लड कहीं से मिक्स कर गया है तो हो सकता है, ठीक। कोई इन्फेक्टेड पर्सन टॉयलेट यूज़ कर लिया, अगर तुम वो जाके टॉयलेट यूज़ कर लेते हो तो उसके वजह से भी नहीं होता है। उसका यूज़ किया हुआ टॉवेल यूज़ कर लोगे तो उसके वजह से भी नहीं होता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिस बेड पे लेटा हुआ है, अगर तुम उसी बेड पे जाके लेट गए तो उसके वजह से तुम्हें HIV होने के खतरे नहीं है। मच्छर के और कोई भी इंसेक्ट काटने की वजह से तुम्हें HIV नहीं फैल सकता है। बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं कि ये जो HIV है किसके थ्रू फैलता है यार, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। वो बॉडी फ्लूइड्स ब्लड भी हो सकता है, वो बॉडी फ्लूइड्स वेजाइनल सिक्रीशन हो सकता है, वो बॉडी फ्लूइड्स सीमेन हो सकता है, या फिर वो बॉडी फ्लूइड्स मिल्क हो सकता है जो मदर अपने बेबी को फीड कर रही है, ठीक है। तो ये नोट करेंगे। तो अब देखते हैं यार कि ये जो रेट्रोवायरस है हमारे बॉडी में अंदर इंटर करके क्या क्या कांड करता है। तो देखो, जैसे ये रेट्रोवायरस हमारे होस्ट सेल के अंदर इंटर करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, रेट्रोवायरल RNA कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो जाता है होस्ट के जीनोम में। फिर ये जो वायरल DNA है ये क्या करता है, चला जाता है न्यूक्लियस के अंदर और ये सेल के जीनोम में इंटीग्रेटेड हो जाता है। फिर ये जो वायरल जीन है इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है और इसके वजह से न्यू वायरस बनते हैं और वो न्यू वायरस बन के फिर दूसरे सेल को इन्फेक्ट करते हैं। सिंपल सही बात है जो NCERT का आपका डायग्राम बनाया। क्या बोला है NCERT का डायग्राम आपका, कि रेट्रोवायरस क्या करता है, हमारे नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक। ये रेट्रोवायरस क्या करता है, हमारे सेल के अंदर इंटर करता है। ये जो RNA है ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक। ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, वायरल DNA में। कन्वर्ट कौन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर क्या दोगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो वायरल DNA बना है ये हमारे होस्ट के जीनोम में जाके उसके न्यूक्लियस में चला जाता है, ठीक। तो कहाँ चला जाता है, ये होस्ट जीनोम के न्यूक्लियस में चला जाता है। कहाँ पे, न्यूक्लियस में, और वहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। फिर ये कहाँ पे जाता है, न्यू वायरल RNA बन जाता है इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा। ये जो इन्फेक्टेड सेल्स बने हैं इनके द्वारा क्या बन जाता है, न्यू वायरल RNA। अब वो न्यू वायरल RNA से क्या बन जाते हैं, न्यू वायरस बन जाते हैं और नया वायरस जो बनते हैं वो इन्फेक्ट कर देते हैं किसको, अदर सेल्स को, जो कि सेल्स नॉर्मल है। तो आपकी NCERT बस यही बताना चाह रही है कि ये हमारे बॉडी में इंटर करता है एज अ RNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से कन्वर्ट हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड DNA में। ये जो DNA है, वायरल DNA, ये कौन सा है, डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो क्या है, जीनोम के न्यूक्लियस में जाता है होस्ट के, फिर इंटीग्रेट हो जाता है और उसके वजह से उसमें ट्रांसक्राइब्ड होकर, ट्रांसलेटेड होकर नया वायरल RNA बनाता है और फिर उस नया वायरल RNA की वजह से नया वायरस बनते हैं जो कि इन्फेक्ट कौन कर सकते हैं, हमारे नॉर्मल सेल्स को। तो इसको नोट करेंगे यार। तुम अगर एड्स के सिम्टम्स की बात करोगे ना तो इसका कोई एक सिम्टम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो तुमको फीवर भी हो सकता है, रात में बहुत पसीने भी आ सकते हैं, भूख नहीं लगेगा, पूरे बॉडी पेन में दर्द होगा, लिम्फ ग्लैंड्स में सूजन हो जाएगा, वेट तुम्हारा बहुत लॉस हो जाएगा, ब्रेन में प्रॉब्लम होगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा, कंसंट्रेशन लॉस कर दोगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इसका कोई एक सिम्टम नहीं है, ठीक है। तुमको बहुत सारे डायरिया हो सकता है, ठीक, और एनस में पेन हो सकता है, जेनाइटल रीजन में पेन हो सकता है, टंग में पेन हो सकता है, ठीक है, लेजन्स आ सकते हैं माउथ पे और टंग पे, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं लेकिन कोई एक सिम्टम नहीं है। अब बात करने वाले किसके बारे में कि इसका प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है। तो प्रिवेंशन ऑफ एड्स के बारे में देखते हैं। प्रिवेंशन, ठीक। जो पहला रीजन मैंने कॉज में बताया था वही पहला रीजन प्रिवेंशन में क्या होगा, सेफर सेक्स। क्या होगा, सेफर सेक्स। अब ये सेफर सेक्स कैसे हो सकता है, यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखो कोई मोस्ट कॉमन वे है अगर HIV के फैलने का तो वो क्या है,
एनल और वेजाइनल सेक्स विदाउट यूजिंग कॉन्डोम। तो क्या है, आजकल गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है बहुत ज़्यादा, इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्डोम का यूज़ करने के लिए दो फायदे हैं उसके, एक तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है और दूसरा HIV होने से। ठीक, और क्या कि अच्छा एक बात बताओ, कैसे व्यक्ति को ज़्यादा चांसेस होंगे HIV होने के, जो इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा। अगर सैलून में जाते हो कभी भी अपना बियर्ड बनवाने या हेयर बनवाने, तो ध्यान रखिए कि बार्बर जो है आपका ब्लेड चेंज कर रहा है कि नहीं। हमेशा अपने आप को क्या है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद HIV के लिए टेस्ट कराते रहें। ठीक, या फिर अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसके लिए भी टेस्ट कराते रहें। कॉन्डोम्स का यूज़ करें। सेक्सुअल पार्टनर्स को लिमिट करें, ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर नहीं बनाए, क्योंकि उसके वजह से भी आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर क्या है कि नीडल्स शेयर करना अवॉइड करें। ठीक, देखो पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ करते रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ करते रहती है पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। ऐसे ही एक है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है NACO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि NCERT में दिया है। ठीक, और एक क्या है, वर्ल्ड एड्स डे भी तो मनाते हैं 1 दिसंबर को, वर्ल्ड एड्स डे भी तो मनाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है? लोगों को जागरूक करने के लिए, कि लोग जागरूक हो इसके लिए, क्योंकि इसका कोई मेडिसिन तो नहीं है, ना ही इसका कोई वैक्सीन है, इसीलिए हर साल 1 दिसंबर को क्या है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और फिर ये जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी कर रही होती है लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसका एक टेस्ट जिसका नाम क्या होता है, एलाइजा। ठीक, ये नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके आप लोग। और अब हम बात करने वाले हैं एड्स का एक टेस्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइजा टेस्ट, ELISA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है यार, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये क्या है, एलाइजा है। ये एक कैसा टेस्ट है, ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है यार। कैसा टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट है। ठीक, इसके अंदर क्या है, हम पता लगाते हैं एंटीबॉडीज का, किसका, टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज, क्योंकि ब्लड में चेक करें तो किस चीज़ के लिए, टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या है यार, ब्लड के अंदर, डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन ब्लड। अब ये एंटीबॉडीज क्या है, तो एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोटीन है, एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी। ये प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के इम्यून सिस्टम से, बॉडीज इम्यून सिस्टम। ठीक है, और इसके वजह से ही डिटेक्ट होता है। और क्या करता है ये, इट डिटेक्ट हार्मफुल एंटीजेंस जो हमारे बॉडी में है, हार्मफुल सब्सटेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। क्या बोलते हैं, एंटीजेंस बोलते हैं। तो ये कहानी है किसकी, एलाइजा की। इसके अंदर क्या यूज होता है, तो अल्कलाइन फॉस्फेट वगैरह यूज होता है, उसके बारे में जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 75% एड्स का कारण क्या है, 75% एड्स का कारण है होमोसेक्सुअल सेक्स, लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की के साथ। ठीक है, और 17% रीज़न किस चीज़ के साथ होता है, सिरिंजेस के साथ। ठीक, अमेरिका में मज़े की बात क्या है ना, कि हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति 1.1 मिलियन के एक्रॉस क्या है, हर साल वहाँ पे इन्फेक्टेड होते हैं HIV से। लेकिन उस 5 में से किसी बस एक को ही पता रहता है कि उसको HIV है, बाकी चारों ऐसे खुले घूम रहे होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता है कि उनको HIV का रिस्क है। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने एड्स के बारे में जितनी बातें हो सकती थी की हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं किसके साथ, कैंसर की वीडियोज़ के साथ। तब तक अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाए और डाउट पूछे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।